ज्ञान धंधे नहीं है क्या? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। 10 मिनट का समय मुझे दिया जाए क्योंकि लास्ट वक्ता में हूँ। जैसा कि हम विधेयक लेकर आए हैं कि किस तरह से हम नगर पालिका में 6 पार्षदों का नॉमिनेट किया जाएगा, नगर परिषद में आप 8 करेंगे और नगर निगमों में 12 करेंगे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय को इस बात का निवेदन करना चाहूँगी कि हम आनन फानन में विधेयक तो लेकर आते हैं, लेकिन उस विधेयक का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर हमारी निकायों पे क्या असर पड़ेगा, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा और मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने भी इस बात की ओर इंगित किया, आप विधेयक लेकर आए हैं कि आप इसमें ज्ञानी और अनुभवी व्यक्तियों का नॉमिनेट किया जाएगा। मुझे लगता है सम्मान्य हमारे आदरणीय मंत्री जी से ज्ञानी कोई नहीं होगा और इसमें वो पारंगत है, बड़े सोच समझकर सिलेक्शन करेंगे। और मुझे कहीं लगता है कि जो सभी पार्षदों ने कहा और मैंने भी इसको पढ़ा कि आप जिस तरह कोटा का हाल अभी आपने देखा कि जिस तरह से वो अखाड़ा बनकर पहली बैठक नगर निगम की हुई, ये जीता जागता उदाहरण है कि अगर हम इसी तरह के पार्षद नॉमिनेट करेंगे तो आने वाले समय में इस पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी। आपने 16 नई नगर पालिकाएं बनाई और 216 बढ़कर हमारी नगर पालिकाएं हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें, आपने आनंद फानन में नगर पालिकाएं बढ़ा दी। आप विधेयक ये लेकर आते कि किस तरह से नगर पालिकाओं में बिल्डिंग की व्यवस्था होगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पालिका हैं। लाखेरी नगर पालिका की बैठक अभी हुई, प्रथम बैठक बोर्ड की बजट की, धर्मशाला के अंदर बैठक हुई। और इसी के साथ साथ आप इंदरगढ़ नगर पालिका का उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूं तो कितनी विडंबना है। परिसीमन हुआ, परिसीमन के अंदर क्या हुआ, किस तरह से वार्डों का परिसीमन हुआ, ये हम सबके सामने है। लाखेरी नगर पालिका के अंदर हमने जयपुर में तो देखा कि 12 से 14 हजार एक वार्ड के अंदर वोटर हैं, लेकिन मेरी नगर पालिका इंदरगढ़ के अंदर मात्र 120 वोटर हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, धन बल के आधार पर पार्षद जीत कर आ रहे हैं। ये हालात हमारे हो गए। इतनी आपत्तियां आने के बाद मात्र सांगानेर एक ऐसी विधानसभा जिसमें 44 आपत्तियां आई, लेकिन सरकार ने उन आपत्तियों का क्या किया, ये हम सबके सामने है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आप विधेयक ये लेकर आते कि किस तरह से कहां से पेमेंट की व्यवस्था होगी, पार्षदों को कहां से उनका पेमेंट दिया जाएगा, कर्मचारियों को कहां से व्यवस्था होगी। मैंने ऐसी नगर पालिकाएं मेरी विधानसभा क्षेत्र की देखी है जिनमें कर्मचारियों का जो पीएफ कटता है उस पीएफ में से ही पेंशन दिया जाता है। ये इंदरगढ़ नगर पालिका का हाल आपको बता रही हूं। माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूं, हमने 2-2 टुकड़ों में बांट दिया, जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को, अजमेर को। हमने कौन सा गढ़ जीत लिया? मात्र हमने जो हमारे मन में सोचा कि हम हमारे कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर ये काम करना चाहते हैं, वही हमने करके दिया। हम काम ये करते, हम विधेयक ये लेके आते कि हमने 10 साल पहले जो कोटा नगर निगम के अंदर हमारे जो गांव थे जिनको नगर निगम की सीमा में शामिल किया, उनमें सड़क बनाएंगे, उनमें रोड बनाएंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था करेंगे, वहां की जनता को पानी पिलाएंगे। यूडी चार्ज उनसे वसूला जाता है। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हम विधेयक इस बात का लेकर क्यों नहीं आए कि यूडी चार्ज उन लोगों से नहीं वसूला जाए जब तक उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा दी जाती। माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है कि
7,500 आपके पार्षद जीत कर आएंगे और उसके बाद नॉमिनेट के आधार पर यह संख्या कितनी बढ़ जाएगी, ये कितना भार हम नगर निकायों पे डाल रहे हैं, इस बात के लिए हमें विचार करना चाहिए। हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ता, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी, हमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आज हमारी नगर पालिकाएं जयन के मार्फत जयन मालिक बन के बैठा है और उसके आधार पर हमारी नगर पालिकाएं चल रही है। कहीं ईओ नहीं है, 5-5, 6-6 साल तक ईओ नहीं लग पाते और लगते हैं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में हारे हुए प्रत्याशियों का यह हाल है कि हर आए दिन एक तो कहता है इसको लगाया जाए ईओ, दूसरा कहता है उसको लगाया जाए। इस स्थिति से क्या उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी एम्पावर कमेटियां, आप देखिए, निकालिए रिकॉर्ड कि आपकी नगर निकायों की एम्पावर कमेटी की बैठकें कब कब होती है। नगर पालिका को यह भी अधिकार नहीं है इसकी बैठक करने के बिना कि वो एक पट्टा भी दे दे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मास्टर प्लान में कैसे परिवर्तन हो जाता है, कैसे नक्शा चेंज हो जाता है। कोटा में ये इतना बड़ा एक उदाहरण हम लोगों के सामने आया। निश्चित तौर पर इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में ये जो हमारे गांव हैं जो नगर निगम की सीमा से लगे हुए हैं, इनमें विकास होना चाहिए। हमारे सफाई कर्मचारी, 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी केशवराय पाटन के अंदर, हमारे कापरन के अंदर इतने सफाई कर्मचारी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सफाई कर्मचारी कहां काम करते हैं, इसके लिए भी हमें विधेयक लाना चाहिए। जिस काम के लिए निकाय में जिस कर्मचारी को लगाया है उसी को हमें उस काम में लगाना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं इसी के साथ इस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि आपने विधेयक में जो कहा है कि दिव्यांग को आप एक पार्षद उसमें लिया जाएगा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें एक महिला का और एक एससी का प्रतिनिधित्व भी उसमें देना चाहिए ताकि इससे एक अच्छा मैसेज जाए। और साथ ही साथ जो आपने संख्या की बात करी है, जो जिस तरह से आपने कहा है, जो आपने इसमें एकल प्रसव से जन्मी हुई संतान की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा और दत्तक में दी गई किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें 3 बालिकाओं वाला कानून भी लेके जाए। अगर 3 बेटियां उसके हैं तो उसको भी 2 के बाद तीसरी को नहीं माना जाए। तो निश्चित तौर पर हम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चला हमारा, उस पर कहीं ना कहीं हम हमारी सरकार से एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। मैंने विधेयक के लिए जो जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के लिए जो मेरा संकल्प दिया, मैं उसे वापस नहीं लेना चाहती। मैं कहूंगी कि इससे सारी हमारी नगर निकायों के ऊपर भार पड़ेगा और ये काला कानून में इसको कहूंगी। ये मेरा निवेदन है। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री चंद्रमान सिंह आक्या भाई।